नमस्कार, मैं आरती शर्मा, आदर्श विद्या मंदिर सांबा लेक से। मैंने अभी आपको धातु से प्रत्यय और बनाने के जो टॉपिक बताए थे, प्रकरण बताए के थे, उन्हीं के आधार पे आज हम अनुवाद प्रकरण करेंगे। अनुवाद प्रकरण का अर्थ होता है कि इसमें संस्कृत से हिंदी और हिंदी में संस्कृत वाक्यों का अनुवाद प्रकरण का ये टॉपिक है। इसके क्या नियम है वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले है, संस्कृत में हिंदी वाक्यों का अनुवाद करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। यानी संस्कृत से हिंदी या हिंदी से संस्कृत दोनों ही भाषाओं को अगर परिवर्तन करना है तो कौन कौन से नियम है, जो मुख्य मुख्य नियम आपको छोटे रूप में बता रही हूँ। अनुवाद के प्रमुख अंग इस प्रकार होते हैं। अनुवाद का संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत करने का अनुवाद का पहला अंग है या पहला नियम है वचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन से हमको यह होता है, एक वचन वह होता है जिसमें एक संख्या का ज्ञान होता है, द्विवचन में 2 संख्याओं का ज्ञान होता है और बहुवचन में बहुत सी संख्याओं का ज्ञान होता है। ये इसके हैं परिभाषा। लिंग, संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग वह होता है जिसमें पुरुषवाचक संख्याओं का ज्ञान होता है, स्त्रीलिंग में स्त्रीवाचक संख्याओं का ज्ञान होता है और नपुंसकलिंग में न तो स्त्रीवाचक और न ही पुल्लिंगवाचक शब्दों का ज्ञान होता है, वह नपुंसकलिंग होता है। पुरुष, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में आता है स, तो, ते, यानी वह, वे दोनों, वे सब जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है उसको हम प्रथम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष में जो हमारे सामने, जो मैं कह रहा हूँ, स, तो, ते, तुम, युवाम, यानी तुम सुनने वाले और मैं कहने वाला हूँ, तो मध्यम पुरुष में तुम आता है जो सुनने वाला होता है, वह तुम आता है। उत्तम पुरुष में आता है मैं, अर्थात मैं कहने वाला हूँ और आप सुनने वाले हो। तो उत्तम पुरुष की परिभाषा होती है अहम, आवाम, वयम। इसी प्रकार ध्यान देना, कृत प्रधान वाक्यों में क्रिया में वही पुरुष और वचन होगा जो कि उस वाक्य के कर्ता में होगा। इस प्रकार एक काल की क्रिया के 9 प्रकार के रूप होंगे, वैसे ही उन कर्ता के 9 रूप होते हैं। अर्थात अनुवाद प्रकरण करने का यह नियम है कि कर्ता, अगर एक वचन में कर्ता का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कर्ता चाहे पुल्लिंग में हो, चाहे स्त्रीलिंग में हो, चाहे नपुंसकलिंग में हो, कर्ता का क्रिया पर कब प्रभाव पड़ता है, जब कर्ता वचन में हो। अगर कर्ता वचन में है और क्रिया आपने, कर्ता एक वचन में और क्रिया आपने द्विवचन की लगा दी तो आपका वाक्य गलत हो सकता है। इसलिए कर्ता का क्रिया पर प्रभाव पड़ता है वचन के आधार पर, न कि पुल्लिंग के या लिंग के आधार पर। जैसे हमारे पास है, प्रथम पुरुष पुल्लिंग में आता है स, तो, ते, और स्त्रीलिंग में आता है सा, ते, ता, और नपुंसकलिंग में आता है पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में है तम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष में है अहम, आवाम, वयम। ये हमारे 9 प्रकार के कर्ता है। इसी के आधार पे मैं आपको पठ धातु की क्रिया बता रही हूँ। प्रथम पुरुष में आता है पठती, पठते, पठन्ति। स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए ये क्रिया वैसे की वैसे ही रहेगी। मध्यम पुरुष में आता है पठसी, पठते, पठत, और उत्तम पुरुष में आता है पठामी, पठाओ, पठाम। अब हम इन्हीं कर्ता और क्रियाओं के आधार पे अनुवाद प्रकरण बनाना सीखते हैं, यानी वाक्य बनाना सीखते हैं। जैसे प्रश्न आता है हमारे पास, वह पढ़ता है। हमारे पास प्रश्न आ रहा है, वह पढ़ता है। अब हमको क्या करना है, इस प्रश्न को संस्कृत में बनाना है। हमारे पास वाक्य आता है वह पढ़ता है। वह पुल्लिंग का एक वचन है, पुल्लिंग एक वचन, सर्वनाम है वह, तो यहाँ शब्द बन जाता है वह। कर्ता अगर प्रथम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन हो जाएगी। तो पढ़ता है कि पठ धातु होती है और पठती हो जाएगी। अगर हमारे पास आता है स्त्रीलिंग का वाक्य तो आता है वह पढ़ती है। स्त्रीलिंग में आता है वह पढ़ती है, यानी बालिका पढ़ रही है, स्त्रीलिंग का है। तो स्त्रीलिंग में हो जाता है सा,
और कर्ता का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जब कर्ता किस में हो, एक वचन में हो। वह भी एक वचन है और क्रिया भी एक वचन है, तो ये भी हो जाएगी सह पठती। इसी प्रकार आता है वे दोनों पढ़ते हैं, तो पुल्लिंग में वे दोनों द्विवचन में हैं, तो कर्ता हो जाएगा तो, और क्रिया हो जाएगी पठत। वे सब पढ़ते हैं, पुल्लिंग का कर्ता बहुवचन है से तो ते, तो यहाँ हो जाता है ते और ये हो जाता है पठंती। इसी प्रकार हम वाक्यों को करते हुए मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष के वाक्य बना सकते हैं। जैसे तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। मध्यम पुरुष का एक वचन है तुम, कर्ता मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की एक वचन हो जाएगी पठसी। वाक्य आता है तुम दोनों पढ़ते हो, पढ़ते हो। मध्यम पुरुष का द्विवचन करता है युवाम और क्रिया हो जाएगी पठत। इसी प्रकार तुम सब पढ़ते हो, तो तुम सब में हो जाएगा यूयम और क्रिया हो जाएगी पठम। उसके बाद आता है उत्तम पुरुष का एक वचन। उत्तम पुरुष का एक वचन है मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। उत्तम पुरुष का एक वचन करता है अहम यानी मैं, और पढ़ता हूँ का हो जाएगा पठाऊँ। हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते में हो जाएगा अवाम पठाव। इसी प्रकार हम सब पढ़ते हैं, तो हो जाएगा वयम पठाव। के आधार पे हम अपने वाक्य बना सकते हैं। या अगर हमारे पास लिट लकार की है, लिंग लकार की है, लोट लकार की है, तो हम उन कर्ताओं के आधार पे क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि कर्ता का क्रिया पर जब प्रभाव पड़ता है जब कर्ता वचन में हो, कर्ता का क्रिया पर जब प्रभाव नहीं पड़ता है जब कर्ता लिंगों में हो। क्रिया वही रहेगी, लिंग में क्रिया वही रहेगी, कर्ता परिवर्तन होता है तो इससे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर वह पढ़ती है, सीता पढ़ती है, तो सीता संज्ञावाचक शब्द है, इसलिए सीता एक वचन में आएगा। प्रथम पुरुष के एक वचन में सीता पढ़ती है। और राम पढ़ता है, तो राम भी प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो सीता पढ़ती है का वाक्य भी वही बन जाएगा सीता पठती। और राम पढ़ता है तो संज्ञा परिवर्तन होगी, राम का नाम भी परिवर्तन होगा, राम है पठती। यानी क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कर्ता का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आपके पास वाक्य आ रहा है कि वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, और आपने यहाँ कर्ता तो ले लिया तो, और क्रिया लगा दिया आपने पठंती, तो ये आपका वाक्य गलत हो जाएगा। क्योंकि वाक्य इसलिए गलत हो जाता है कि कर्ता तो द्विवचन में और आपने क्रिया लगा दी बहुवचन की, इसलिए यह वाक्य गलत माना जाता है। कर्ता अगर द्विवचन में तो क्रिया भी द्विवचन में लगेगी, कर्ता अगर बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में ही लगेगी। आज का यह टॉपिक यहीं खत्म होता है, समाप्त होता है। आगे इसी के आधार पे आपको लिट लकार में, लोट लकार में, लिंग लकार में वाक्य बनाने बताए जाएंगे। धन्यवाद।